हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला है भारत इंडोनेशिया के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसके मजबूती को लेकर प्रयास। क्यों ये बात कही जा रही है? क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, तो उसको हम पूरे तरह से समझेंगे। दूसरा मुद्दा है कि भारत और फ्रांस के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है वो जो है और मजबूत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अगले महीने 10 से 11 फरवरी के दौरान जो है फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे, तो उसको हम समझेंगे। तीसरा मुद्दा है इसरो द्वारा अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत जो है नाविक सैटेलाइट सिस्टम का या नाविक जो प्रणाली है उसके तहत नई पीढ़ी के दूसरे उपग्रह को छोड़ेगा, और ऐसे में हम समझेंगे उस उपग्रह के बारे में, उसकी विशेषताएं, नाविक के बारे में विशेषताएं, और ये समझेंगे कि वो थोड़ा बहुत और भी जो जानकारी रहेगी उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसी पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जो है भारत दौरा हो रहा है। ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं और इनके द्वारा जो है पहली बार भारत का दौरा किया जा रहा है। और भारत और इंडोनेशिया का जो संबंध है कहीं न कहीं आसियान और भारत के जो संबंधों को बढ़ावा या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और आसियान के संबंधों में इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साथ ही साथ इंडोनेशिया के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, आर्थिक संबंध तो रहे ही रहे हैं, रणनीतिक संबंध भी महत्वपूर्ण है, जिसे 2018 में हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में बदला है। तो आइए जरा इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांटो को इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए वो भारत आए हैं। भारत द्वारा अपने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अक्सर क्या हमेशा जो है किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष आदि को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ये 4 बार इसको लेकर वो 4 बार होगा जब वो भारत के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भूमिका अदा की है। इससे ज़्यादा बार जो है सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति या फ्रांस के नेताओं का ही है, जबकि 4 बार जो है इसके जस्ट बराबरी जो है भूटान के नेताओं का। तो ये महत्व है, दर्शाता है। साथ ही साथ इनके बारे में देखा जाए तो ये जो भारत और इंडोनेशिया का द्विपक्षीय संबंध है वह एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जो राजनीतिक सहयोग के साथ साथ आर्थिक जुड़ाव और अच्छा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे बहुआयामी पहलू को शामिल करते हुए है। ये यात्रा चर्चा का इसलिए भी है क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है, मतलब नए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है, और इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने की पहल की जाएगी। अगर हम भारत इंडोनेशिया के संबंधों को देखें, वैसे तो आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों के संबंध रहे हैं, लेकिन उनके अगर और देखा जाए तो हमारे संबंध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से और भी पुराने हैं, ठीक है। और ये कई सदियों का संबंध है, ऐसा नहीं कि आज है। और देखा जाए तो हिंद महासागर में जो है इंडोनेशिया की जो अवस्थिति है वो भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके बिल्कुल करीब है, और आसियान देशों में म्यांमार को जो लैंड बाउंड्री छोड़ता है, लगता है उसको छोड़ दिया जाए तो सबसे जो है पहले यानी सबसे पास पड़ने वाला देश जो है इंडोनेशिया ही है। हमारे इंडोनेशिया के बीच समुद्री आदान प्रदान जो है बाली उत्सव यात्रा के रूप में भी दिखाई देता है। साथ ही साथ भारत से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म धीरे धीरे करके जो है इंडोनेशिया में जो प्रसार हुआ है वो भारत से ही होकर गया है। वर्तमान में इंडोनेशिया भले दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्रीज हो, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रह रही हो वो मुस्लिम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भारतीय महाकाव्य है हिंदू धर्म के, रामायण और महाकाव्य, वहाँ की कला और लोक कथाओं में आज भी वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में ये हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक रूप से भी है, क्योंकि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का नेतृत्व इंडोनेशिया के और कहते हैं कि जो है मिस्र के टिटो और सुकर्णो और नेहरू की जो जोड़ी है उसमें से सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ऐसे में ये ऐतिहासिक संबंध रहा है। हमारे उनके संबंधों में राजनीतिक और जो है कह सकते हैं डिप्लोमेटिक संबंध थी 2018 के बाद वो बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में बदल गई है। देखा जाए तो इंडोनेशिया भारत के लिए उसके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत महत्वपूर्ण जो है साझेदार के रूप में है, आसियान देशों में उसके महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, खासतौर से साउथ चाइना के क्षेत्र में।
और 2018 में भारत और इंडोनेशिया के बीच के साझेदारी को बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी बना दिया गया। इसमें राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक सहयोग, रक्षा संबंध, सांस्कृतिक, पीपुल टू पीपुल और अनेक पहलुओं को, जो कि न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के संबंधों पर भी एक दूसरे के साथ संबंधों की बात की जाती है। ठीक है, हमारे अगर इनके देशों के बीच के देखा जाए रणनीतिक साझेदारी बढ़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हमारा जो शत्रु है या जिससे हमें खतरा है या चिंता है, उससे हमसे ज़्यादा खतरा है, चिंता आसियान देशों को हो, यानी उसमें एक प्रमुख जो है इंडोनेशिया को भी वो दक्षिणी चीन सागर का सहयोगी होने के कारण उन्हें दिखाई देता है। ऐसे में चीन का मुद्दा या चीन की एग्रेसिव पॉलिसी भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करती है। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच अभी जो राष्ट्रपति आ रहे हैं, 2-3 समझौते होने की संभावना है, जिसमें से क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों सदस्य आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि इससे भारत के साथ जो है दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की जो उपस्थिति वो मजबूत होगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वैश्विक भू राजनीति का जो केंद्र बिंदु है, उस दौरान ये महत्वपूर्ण हमारी भूमिका होगी। रक्षा संबंधों के रूप में देखा जाए तो इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस लेना चाह रहा है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारतीय स्ट्रेटेजिक या रक्षा सुरक्षा जुड़ाव के लिए जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के, खासतौर से साउथ चाइना सी के आसपास के देशों के साथ, जैसे फिलीपींस ने पहले ही ब्रह्मोस का समझौता कर रखा है, ब्रह्मोस की बैटरियां वहां पर तैनात हो रही है, उसने और भी मांग की है और अब इंडोनेशिया के द्वारा ये किया जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम भू राजनीतिक तालमेल भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया कहीं ना कहीं, इंडोनेशिया और आसियान के जो और देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत के संबंधों को अपनी सुरक्षा के एक, कह सकते हो कि हेजिंग के रूप में ले रहे हैं, यानी कि कहते हैं कि उसके जरिए वो अपनी सुरक्षा को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हैं, थोड़ा सा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि चीन के साथ जो उन सभी देशों का जो टकराव है, देखा जाए तो वो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भी वो चीन की सेना या चीन की मस्कुलर पावर का वो मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अगर दुनिया के विशेषज्ञों की माने तो चीन की सेना का मुकाबला या चीन का मुकाबला सैन्य दृष्टि से करने के लिए सिर्फ 3 ही देश हैं जो कर सकते हैं, और ये बात चीन का अपना ग्लोबल टाइम्स भी मानता है। उसमें से अमेरिका है, खैर वो तो बहुत आगे है, रूस है और भारत है। तो ऐसे में जो भी जिन देशों को चीन से खतरा है, वो कहीं ना कहीं देखेंगे इन्हीं देशों के आसपास अपने हेजिंग को करेंगे। चाहे नॉर्थ कोरिया हो, वो रूस के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वो अमेरिका के साथ है। अब जैसे उनको लग रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की कम उसमें है, तो वो भारत की तरफ भी अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी उसी पहलू के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। भारत और इंडोनेशिया संबंधों का एक प्रमुख आधार आर्थिक है, क्योंकि भारत का अपना एक इस पॉलिसी है जो आसियान देशों के साथ जुड़ाव है, वो आर्थिक पहलू बहुत होता है। और आसियान देशों में इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2005-06 में लगभग 4-4.5 अरब डॉलर के साथ शुरू हुआ हमारा, या 4.33 बिलियन डॉलर उस समय हमारा द्विपक्षीय व्यापार था। 2022-23 में ये बढ़ के 38.84 बिलियन डॉलर हो गया। हालांकि 23-24 में ये गिरावट भी हुई है, तब भी ये 29.4 यानी 29.5 अरब डॉलर के आसपास है, जिसे दोनों देश 2025-26 के अंत तक, यानी 2 साल में ही, 23-24 यानी पिछले साल का आंकड़ा है, इस साल और आगे अगले साल होने तक इसको वो 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के प्रति वो उनका लक्ष्य रखा गया है। जहां तक देखें दोनों देशों के व्यापार के बारे में, तो इंडोनेशिया को मुख्य रूप से कोयले और कच्चे पाम का तेल के निर्यात जो है, इससे जो भारत को निर्यात करता है, इससे उसको व्यापार में अधिशेष मिलता है। भारत इंडोनेशियाई पाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और जो कोयले का दूसरा सबसे बड़ा जो है आयातक है भारत। जहां तक इंडोनेशियाई निर्यात में और भी खनिज है, रबर है, लुगदी और कागज है। भारत की तरफ से जो निर्यात किया जाता है उसमें परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद है, वाणिज्यिक वाहन है, दूरसंचार उपकरण है, कृषि वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल, गोजाति मांस और प्लास्टिक का निर्यात आदि होता है। भारत ने इंडोनेशिया में काफ़ी निवेश भी कर रखा है। हालांकि अगर इंडोनेशियाई आंकड़े देखेंगे तो वो बताएंगे कि 1.56 अरब डॉलर है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष तरीकों को भी जोड़ दिया जाए तो 10 अरब से डॉलर से ज़्यादा का निवेश है, जो कहीं ना कहीं सिंगापुर के रूट के होते हुए वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे ये
बुनियादी ढांचा, बिजली उपकरण, कपड़ा, इस्पात, मोबाइल, खनन, बैंकिंग सभी क्षेत्रों में वो वहाँ पे हो रहा है। हमारे उनके अच्छे व्यापार है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो आसियान देशों के साथ जो भारत का समझौता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में इंडोनेशिया के द्वारा सबसे ज़्यादा, अगर जो उसके 6 प्रमुख यानी जो पुराने आसियान कंट्रीज हैं, बाकी के तो बाकी जो जुड़े हैं उनको तो चलो छोटे देश हैं, जो शुरुआती 6 देश है उसमें से इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में वो रखता है। और देखा जाए तो भारत इधर से जो हमारे फार्मास्यूटिकल या मीट या कृषि उत्पाद स्वतंत्र रूप से जो वहाँ जाते हैं, उसमें इंडोनेशिया फाइटोसैनिटरी आदि मानक करके कहीं ना कहीं भारत के निर्यात को प्रभावित करता है। तो ऐसे में अगर हमें 50 अरब डॉलर तक का जो व्यापार को लक्ष्य ले जाना है, तो इन पर भी ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। भारत और इंडोनेशिया रक्षा संबंध देखिए 2018 से रणनीतिक साझेदारी है। इसके बाद हमारे दोनों सेनाओं के बीच कई सैन्य अभ्यास भी होते हैं। डिफेंस स्टाफ यानी आप मान लीजिए कि जनरल, नौसेना जनरल और एयर चीफ मार्शल के स्तर पे भी वार्ताएं होती रहती हैं। द्विपक्षीय के दौरान हमने गरुड़ शक्ति के साथ हम द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास करते हैं, कोमोडो के जरिए हम बहुपक्षीय अभ्यास करते हैं, और कहीं ना कहीं भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग का दायरा एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के रूप में जो विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर से एग्रेसिव चाइना पॉलिसी के रूप में। और अभी जैसे उम्मीद है कि ब्रह्मोस की जो रक्षा समझौता और आगे भी अनेक समझौता होने की उम्मीद है, तो ये ऐसा क्षेत्र है जो लगातार बढ़ते रहने की उम्मीद है। जो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में मजबूती लाने का एक और तथ्य है वहाँ पे है कि भारत में बड़ी संख्या में वहाँ पे प्रवासी भारतीय रहते हैं, जिसमें से भारतीय मूल के इंडोनेशियाई नागरिक हैं जो 18वीं 19वीं शताब्दी में वहाँ पे जो बागानी कृषि थी उसके लिए गए थे, जिनकी संख्या लगभग 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में है। वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और लगभग 14-15 हज़ार भारतीय नागरिक वहाँ पे रोजगार करते हैं, जो आईटी, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और परामर्श सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार करते हैं। तो ये भारत और जो है इंडोनेशिया के बीच के संबंधों को हमने देखा है, जिसे और भी मजबूत करने के लिए जो है पहल होगी। अब बाकी जब जो चीज़ें होंगी फिर उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा है वो ये है कि भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी फ्रांस दौरे का रणनीतिक महत्व देखा जाए तो भारत और फ्रांस का संबंध हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। और अगर दुनिया के इतिहास के कुछ प्रमुख देशों की बात कहा जाए तो फ्रांस का स्थान जो है कहीं ना कहीं रूस और इजराइल के जस्ट बाद आता है, जो हमें मुसीबत के समय हमेशा साथ देता रहा है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप ज़्यादा पीछे जाने की नहीं है। जस्ट पिछले साल जो हमारा गणतंत्र दिवस या 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा था भारत, उसमें भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति को न्योता दिया था, लेकिन अंतिम समय में कुछ खटपट के कारण या कुछ भी जो भी बात रही हो, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसको इनकार कर दिया। तो 1 महीने से कम समय के भी अंदर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति यही मैक्रोन ने भारत के गणतंत्र दिवस के अतिथि बनने का न्योता स्वीकार किया था। 1948 से लेकर आज तक जो है भारत का संबंध रहा है फ्रांस के साथ। 1998 से भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंध रहे हैं। 2023 में उसके 25 वर्ष मनाए गए हैं और दोनों देश 2047 होराइजन पर काम कर रहे हैं, जिसमें भारत 100 साल उसकी आज़ादी का हो जाएगा और दोनों देशों के साथ 2047 में हमारा राजनयिक संबंध 100 साल का हो जाएगा। हमारा जो रणनीतिक संबंध है वो 75 साल का हो जाएगा। तो ऐसे में उस चीज़ को 75 साल नहीं 50 साल का हो जाएगा। तो ऐसे में उन सारे पहलुओं को आइए हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि इस यात्रा के दौरान और भी क्या वहाँ पे चीज़ें होने की संभावना है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर समिट हो रहा है, इसकी सह अध्यक्षता के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री को जो है न्योता दिया गया है। वो 10 से 11 फरवरी के दौरान होंगे। इसका जो फ्रांस और भारत मिलकर इसका पार्टनरशिप करेंगे और ये बात कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी संबंधों को मजबूत करने की बात है, क्योंकि लग रहा है कि 2 प्रमुख रक्षा समझौते होंगे। एक राफेल का जो है मरीन वर्जन और कुछ स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी के बारे में भी इस पे चर्चा हो सकती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो 2 लग रहा है वो तो ये है कि इन पे हो सकती है और इनका संयुक्त जो है मूल्य जो है 10 अरब डॉलर से ज्यादा का है। भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों के विभिन्न आयाम, क्योंकि ये मजबूती की बात की जाए तो उसको जरा समझे तो भारत और फ्रांस के बीच जो कूटनीतिक संबंध है वो
जून 1948 यानी जस्ट आज़ाद होने के बाद से, पहले ही था लेकिन हमने 48 से, जून 1948 से हमारा उनका संबंध रहा। और जब उसको 50 साल पूरा हुआ तो 1998 में हमने फ्रांस के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के रूप में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में डेवलप कर लिया। 2023 में हमने उसकी 25वीं वर्षगांठ भी मनाई है। और हमारे और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों के कई आयाम हैं जिसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। देखिए, रणनीतिक संबंधों में प्रमुख स्तंभ के रूप में अगर देखा जाए तो रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, उन्नत कंप्यूटिंग, आतंकवाद रोधी कार्रवाइयां, जलवायु परिवर्तन, नवीकरण ऊर्जा, सतत विकास जैसे क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों पर भारत और फ्रांस के बीच जो है सहयोग तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम इनके आयामों की बात करें तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और फ्रांस लगभग एक जैसी विचार रखते हैं। जैसे कि फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए भारत का दावे का लगातार समर्थन, और भी कई सारे पहलू हैं जिनमें दोनों देशों के बीच समानता के पहलू दिखाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे का समर्थन किया जाता है। फ्रांस ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, MTCR या वासेनार अरेंजमेंट या ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप जैसे जो हथियारों के समूह हैं उसमें शामिल होने के लिए फ्रांस ने बहुत महत्वपूर्ण समर्थन दिया था। परमाणु आपूर्ति जो है कर्ता समूह में भी शामिल होने के लिए फ्रांस लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन उसमें अड़ंगा डाल रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश फ्रांस लगातार कर रहा है। और भारत भी, ऐसा नहीं कि भारत नहीं करता, भारत भी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जिसका वो प्रमुख स्तंभ है, उसमें भी भारत ने फ्रांस को वहां पे सदस्यता दिलवाई है। और फ्रांस हिंद महासागर आयोग में एक पर्यवेक्षक के रूप में भी भारत के शामिल होने का जो है फ्रांस ने समर्थन किया है। तो दोनों एक दूसरे से महत्वपूर्ण रहते हैं। और आतंकवाद और वैश्विक आतंकवाद के मुद्दों पर भी भारत और फ्रांस लगातार एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद जब 2019 में भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी तो फ्रांस मजबूती से भारत के साथ खड़ा रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों के आयाम काफी गहरे हैं और उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, जिसमें से रक्षा संबंधों को लेकर है कि 2 प्रमुख रक्षा समझौते हो सकते हैं, जिसमें 26 राफेल M लड़ाकू जेट विमानों की बात हो सकती है, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी श्रेणी भी हो सकती है जिनका कुल संयुक्त मूल्य $10 अरब से अधिक का है। साथ ही साथ इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जो दसाल्ट एविएशन यानी राफाल को बनाने वाली जो कंपनी है, सैफ्रॉन से जो है इंजन के लिए भी बातचीत चल सकती है। और जो हमारा एमका प्रोजेक्ट है, यानी जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन एमका प्रोजेक्ट की बात है, उसके लिए भी इंजन की, एडवांस इंजन की बात पर भी बात बन सकती है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये 2 तो पक्का है कि इन दोनों पर तो समझौते होंगे ही होंगे। और इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा पर भी बल दिया जाएगा, क्योंकि भारत और फ्रांस ने 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में अपना 7वां समुद्री सहयोग संवाद आयोजित किया था। और इसमें दोनों पक्षों ने कहा था कि इंडो पैसिफिक एक स्वतंत्र और ओपन हो, जो कहीं ना कहीं नेविगेशन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा के लिए इस पे बल दिया जाए। और भारत फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन और जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से समुद्री संसाधनों पर सभी के हक की पहलू पर भी बल देने की बात की है। तो ये फ्रांस और भारत के बीच जो है रक्षा संबंध होने की ये चीजें दिखाई देती हैं। जहां तक वैश्विक तकनीकी सहयोग के लिए शिखर सम्मेलन की बात है, ये 11-12 फरवरी 2024 को होगा। इसमें अमेरिका, चीन, भारत और खाड़ी देश इसमें शामिल होंगे। और ये शिखर सम्मेलन 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा, जिसमें सार्वजनिक हित AI की बात की जाएगी, रोजगार का भविष्य, नवाचार में AI की भूमिका, AI में विश्वास और वैश्विक AI शासन आदि पहलुओं पर इसमें बात यहाँ पे की जाएगी। इसी प्रधानमंत्री के दौरे के संदर्भ में ही भारतीय विदेश सचिव की अभी हाल में फ्रांस का दौरा हुआ है। और जब भी कोई शिखर सम्मेलन होता है या कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो उसके पहले विदेश सचिव, विदेश मंत्री की यात्रा होती है, तो उसी दौरान किया गया है। और इसमें होराइजन 247 रोड मैप पर प्रकाश डाला गया है। क्या है होराइजन 247? पिछले साल जुलाई 2035 में इसे 2023 में इसे अपनाया गया था, जबकि भारत फ्रांस के रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे हुए थे। और देखा जाए तो भारत फ्रांस के रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को या कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए थे। भारत द्वारा 2047 में जब वो 100 साल का होगा तो इंडिया 2047 मनाया जा रहा है। तो उसी दौरान जो है भारत और फ्रांस के बीच भी द्विपक्षीय संबंध 100 साल पूरे हो जाएंगे, रणनीतिक संबंध भी 50 साल हो जाएंगे। तो ऐसे में ये होराइजन 2047 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रक्षा, व्यापार और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का काम
कर रहा है। और जैसे मैं बताया कि भारत फ्रांस के संबंध को देखा जाए तो रूस और इजराइल के बाद फ्रांस वो ऐसा देश रहा है जो हमेशा भारत की मदद में कहीं ना कहीं खड़ा रहता है। उसके बीच टकराव के बिंदु बहुत कम है, सहयोग के बिंदु ज़्यादा हैं और एक दूसरे को वो काफ़ी हद तक वो मदद कर सकते हैं, क्योंकि फ्रांस यूरोप में एक ऐसा देश है जो अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद भी अमेरिका से थोड़ा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी रखता है। उसका न्यूक्लियर पावर उसके अपने हैं, बाकी सबके न्यूक्लियर पावर जो है नाटो के तहत अमेरिका के ही जो है प्रभाव में काम करते, बाकी सबके पास है ही क्या, बस यूके का है, तो यूके तो अमेरिका का एक पिछलग्गू देश ही बना हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अपने समय प्रक्षेपण में इसरो नई जो है पीढ़ी के नेविगेशन जो तकनीक उपग्रह है उसको लॉन्च करेगा। इसरो द्वारा अनुमान है कि 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से अपना 100वां प्रक्षेपण किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से भी किया जाएगा क्योंकि वहीं पे अभी एकमात्र लॉन्चिंग पैड है, तो वहाँ से 100वां अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया जाएगा, जिसमें अपने नाविक प्रणाली के तहत जो एडवांस जो है 5 उपग्रह छोड़ा जा रहा है दूसरी पीढ़ी का, नेक्स्ट जनरेशन का, उसमें से दूसरा उपग्रह छोड़ने की योजना है जो उसके GSLV रॉकेट द्वारा छोड़ा जाएगा। तो आइए इसको हम जरा सा समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 29 जनवरी को अपने 100वें अंतरिक्ष प्रक्षेपण में श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के जरिए 2250 किलोग्राम वजनी नेविगेशन उपग्रह NVS 02 को भेजने के लिए तैयार है। ये NVS 02 जो है इसरो द्वारा विकसित दूसरी पीढ़ी के 5 उपग्रह जो नाविक के लिए हैं उसमें से दूसरा है। पहला 2023 में छोड़ा गया है और ये भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम या IRNS जिसका नाम था, और जिसे नाविक भी कहते हैं, इंडियन नेविगेशनल कॉन्स्टिलेशन, उसके मौजूद उपग्रहों की यह जगह लेगा। और जहां तक GSLV F-15 का है, ये इसकी 17वीं उड़ान होगी और इसमें स्वदेशी इंजन का, ऊपरी चरण के जो स्वदेशी इंजन के तहत जो है उसका 11वीं उड़ान होगी। और ये अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष पोर्ट से ये 100वीं प्रक्षेपण उड़ान किया जाएगा। तो ये उसके बारे में परिचय के रूप में थोड़ा सा NVS 02 उपग्रह की विशेषताओं की बात कर दिया जाए तो ये इसरो द्वारा विकसित दूसरी पीढ़ी के 5 जो है नाविक या नेविगेशनल उपग्रहों में से ये दूसरा है। इसका है कि जो नाविक की सेवाएं हैं या नौवहन सेवाएं जो नाविक हमारा प्रदान कर रहा है उसकी सेवाओं को बेहतर बनाना है, अधिक पोजीशनिंग दिखाना है, यानी स्टैंडर्ड पोजीशन के रूप में और ज़्यादा एक्यूरेसी दिखानी है, और साथ ही साथ समय की भी और एक्यूरेसी करना है। और यह उपग्रह IRNS 1E का जो है जो उपग्रह है उसकी जगह इसे जो है लॉन्च किया जाएगा और इसका जो कार्यकाल होगा 12 साल होगा और इसमें L1, L5 और S बैंड का उन्नत नेविगेशन पेलोड होगा, जिससे कहीं ना कहीं अमेरिकी GPS जैसी सुविधा जो है हमें इससे मिल सकती है। ये फिटनेस ट्रैकर जैसे डिवाइसों के लिए भी हमारे लिए GPS पोजीशनिंग दे सकता है। इसमें सटीक समय निर्धारण के लिए रुबिडियम परमाणु आवृत्ति वाली नामक एक सटीक परमाणु घड़ी भी है। और इसी तरह का इसी पीढ़ी का जो है पहला उपग्रह जुलाई 2023 में जो है छोड़ा गया था और ये दूसरा उपग्रह है। तो हम जरा से समझें कि ये किसके लिए छोड़ा जा रहा है। हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक भी कहा जाता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, यानी कि भारतीय उपग्रहों पर आधारित इंडियन नेविगेशन, इसमें इसका नाम नाविक भी बोला जाता है, NAVIC नाविक बोला जाता है। और ये दुनिया का ये एक तरह से दुनिया का पहला रीजनल जो है नेविगेशन प्लेटफॉर्म है। 3 और प्लेटफॉर्म है लेकिन वो वैश्विक स्तर पे काम करते हैं। एक है जापान का लेकिन वो उसके अपने लोकल स्तर पे काम करता है। तो ये IRNSS या जो नाविक है वो कहीं ना कहीं पूरे एक रीजनल जो है क्षेत्र को काम करता है और ये भारत की अपनी खुद की स्वतंत्र नेविगेशनल सैटेलाइट प्रणाली है जो भारत में उपयोगकर्ताओं के साथ साथ भारतीय भूभाग से लगभग 1500 किलोमीटर आगे तक फैले क्षेत्र, इसे प्राथमिक सेवा क्षेत्र बोला जाता है, यानी भारतीय भूभाग से 1500 किलोमीटर आगे का और भी क्षेत्र, उनको यह सटीक स्थिति, वेग और समय, प्लेस जो है वेलोसिटी एंड टाइम सेवा प्रदान करता है। और ये 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम SPS बोलते हैं और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, ये मिलिट्री या रक्षा उसके लिए होगा। तो ये दोनों देता है। नाविक की SPS जो है सेवा क्षेत्र में 20 मीटर से बेहतर स्थिति सटीकता देती है और 40 नैनोसेकंड से
कम पे जो है इसका अंतर आता है। यानी देखा जाए तो जो हमारा जीपीएस अभी वर्तमान में दे रहा उससे ये बेहतर सुविधा दे रही है। हालांकि इसका लक्षण और भी है, इसका टारगेट जब पूरी तरह से काम कर दे जाएगा तो जो स्टैंडर्ड पोजीशन सिस्टम है यानी जो आम लोगों के लिए है वो 5 मीटर तक रहेगा, और जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है वो तो और भी कम रहेगा। ठीक है, तो अभी ये इसके लिए हमारे महत्वपूर्ण है। हम अगर देखें तो इस सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नेविक का जो कॉन्स्टिलेशन है, जो IRNSS के तहत विभिन्न उपग्रह हैं, उन्हें धीरे धीरे करके बदला जा रहा है और इसमें 5 उपग्रह छोड़े जाएंगे उनको बदलने के लिए, जिसमें से 1 जुलाई 2013 में छोड़ दिया गया है। दूसरा ये अभी छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जाएगा जो है जुलाई नहीं बल्कि मई में 29 मई 2023 को छोड़ा गया है, और ये दूसरा जो है 29 जनवरी, 29 से कुछ खास लगाव है, 29 जनवरी 2025 को छोड़ा जाएगा। और जो पहला NVS-01 जो मई 2023 में छोड़ा गया था उसमें स्वदेशी परमाणु घड़ी पहली बार किसी उपग्रह पे लगाई गई थी। और इसकी आवश्यकता को देखें तो देखिए हमारे पास अभी हम जीपीएस जो इस्तेमाल करते हैं अमेरिका का सिस्टम है, पूरी दुनिया को दिया जाता है। ठीक है, 20 मीटर ही है लेकिन 20 मीटर की सेवा देता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम ही देता है। ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे उसके भी दे सकता है, लेकिन हमारे जो रणनीतिक उद्देश्यों के लिए है, खासतौर से मिलिट्री पर्पस के लिए, अगर उसके द्वारा वह सेवाएं नहीं दी जाए तो हम क्या करेंगे। तो हमें अपना एक नेविगेशनल रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम चाहिए ही था, और हमने वो बनाया है जो दोनों तरह की सेवाएं देता है, आम लोगों के लिए भी और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस भी। और ये सेवाएं हमारी जीपीएस से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें ये सेवा देती है, क्योंकि अगर ये इसके तहत हम जापान, फ्रांस और रूस में भी ग्राउंड स्टेशन स्थापित कर लेंगे जो लगाया जा रहा है। जब एक बार पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा तो ये ओपन सिग्नल में यानी स्टैंडर्ड पोजिशनल सिस्टम में 5 मीटर तक की सटीक सूचना दे सकता है, और रिस्ट्रिक्टेड में तो भी और भी कम 1 से 2 मीटर तक की स्थिति आ सकती है, जबकि जीपीएस सिग्नल लगभग 20 मीटर तक के लिए हमारी सटीकता देता है। और ये सिर्फ भारतीय नहीं, उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के लिए भी ये देता है। और ये जीपीएस से बेहतर क्यों है? क्योंकि नेविक जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित जो है उपग्रहों द्वारा होता है, जो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर लगातार एक बने रहते हैं, जबकि जीपीएस के जो है चेंज होता रहता है। उसमें उपग्रह कई हैं लेकिन चेंज होता रहा। ये जीपीएस ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, यानी पृथ्वी के किसी बिंदु पर वो स्थिर है, और वहां से जो हमारे पास सिग्नल आता है वो 90 डिग्री के कोण पे आता है, जिसके कारण घने जंगलों, पहाड़ों में भी स्थित उपकरणों तक ये पहुंच हमारी सुनिश्चित हो सकती है। तो ऐसे में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसका छोड़ा जाना। आइए जरा सा क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चर्चा में रहे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम देश होने के बावजूद भी रामायण और महाभारत आज भी इंडोनेशियाई कला और लोक कथाओं को प्रभावित करता है। ये भी ठीक है, दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ठीक होगा, सी होगा। दूसरा है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। ऐसे में भारत इंडोनेशिया आर्थिक संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इंडोनेशिया आसियान के भीतर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है। दोनों देशों का 2025 तक $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य है। ठीक है। भारत निर्यात को इंडोनेशिया में महत्वपूर्ण गैर टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये भी सही है, इसलिए तीनों सही है और आंसर इसका डी है। चर्चा में रहे भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत फ्रांस के मध्य 1948 में राजनयिक संबंध की स्थापना के 75 वर्ष पर 2023 में अपने राजनयिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। नहीं, ये 1998 में ही इसने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा दिया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी में सहयोग के प्रमुख स्तंभों में रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो ठीक है, पहला गलत है। वो 1998 में हमारे फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी हो गई थी। चौथा प्रश्न है, इसरो द्वारा 29 जनवरी को अपने 7वें अंतरिक्ष प्रक्षेपणों में श्रीहरिकोटा से नेविगेशनल उपग्रह NVS-02 को भेजने की तैयारी की जा रही है। इस नेविगेशनल उपग्रह NVS-02 को इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान से भेजा जाएगा? GSLV द्वारा, PSLV द्वारा, LMB द्वारा, SLV द्वारा। देखिए, ये GSLV द्वारा छोड़ा जाएगा, F-15 द्वारा। PSLV पोलर सैटेलाइट है, तो वो छोटा उपग्रह, हालांकि उससे जियो स्टेशनरी भी भेजा जा सकता है, लेकिन 2250 किलोग्राम इसका वजन है, जिससे वो नहीं उठा सकता है। 2250 किलोग्राम उपग्रह को GSLV Mark 2 या GSLV द्वारा छोड़ा जाता है। उससे ज़्यादा के जो उपग्रह होते हैं, अगर उनको GTO में छोड़ा जाना होता है तो LMB या GSLV Mark 3 जिसे कह रहे हैं, उसके द्वारा छोड़ा जाता है। तो ये भी GSLV है, लेकिन ये Mark 3 है और उसका नाम लॉन्चिंग मॉड्यूल व्हीकल 3 रखा जाता है। और SSLV छोटे उपग्रहों को छोड़ने के लिए है, तो इसका आंसर जो है ए होगा।
चौथे का। पांचवा है, चर्चा में रहे इसरो के नाविक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है जो 2 प्रकार की सेवाएं देगी, मानक स्थिति सेवा और प्रतिबंधित सेवा। ठीक है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास नाविक के रूप में अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशनल सिस्टम है। हाँ ठीक है, क्योंकि जो 3 और उपग्रह हैं, चाहे जीपीएस हो, चाहे ग्लोनास हो, चाहे वायदू हो चीन का, ये तीनों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। और जो जापान का है वो उनका अपना खुद का देश का है, जबकि इंडिया का अपने को भी देता है और रीजनल आधार पे ये सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट में कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।